हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को संविधान में जो है ब्रिटिश ताज क्राउन के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश ताज क्राउन किस तरह से भारत पे लागू हुआ, उसके लिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन में कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा। तो इसके पीछे एक रीज़न रहा कि एक क्रांति हुई थी, जो क्रांति का मुख्य रीज़न कि कंपनी की कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 1857 का विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। ये घटना जब घटित होती है तब उसी के पीछे जो है ये अधिनियम आता है। तो इसमें ताज द्वारा ये अधिनियम कब से कब तक था? 1858 से 1947 तक जितने बिल पास हुए उसी को ताज का अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम ने जो है क्या किया था? तो इस अधिनियम का मुख्य कारण था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जो है महारानी को लगा कि भारत में जो भी एक क्रांति हुई है उसकी गलती कहीं न कहीं जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ नीतियां थी, जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को ख़त्म कर दिया गया। मुग़ल साम्राज्य भी इसमें नेतृत्व कर रहा था, जिसे समाप्त कर दिया गया। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858, जिसे हम लोग एक सामान्य भाषा में ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं। मतलब ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये भेजा गया अधिनियम था। यह अधिनियम कहाँ पर सबसे पहले आया? तो ये आया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इस अधिनियम को जो है किस दिन पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858। एरो वाइज समझ लीजिएगा, रेखीय विधि से, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसे ब्रिटिश क्राउन द्वारा इलाहाबाद में सबसे पहले 1 नवंबर 1858 को लाया गया। और यहाँ पर किया क्या गया कि इसमें कुछ रूल्स दिए गए कि भाई इसके तहत क्या क्या चीज़ें जो है ख़त्म करनी थी, ऐसा प्रावधान बनाया गया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया। अब ये कंपनी नहीं रहेगी। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिएगा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक ये था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को देखिए ख़त्म कर दिया गया। इसको भी ख़त्म किया गया और इसको भी ख़त्म किया गया। और इससे ख़त्म होने से द्विसदनीय व्यवस्था जो चल रही थी, मतलब द्वैध शासन का अंत हो गया। द्वैध शासन का अंत हो गया। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि किस अधिनियम ने द्वैध शासन का अंत कर दिया, तो द्वैध शासन का अंत किया आपका भारत शासन अधिनियम 1858। इससे पहले आपको ये भी बताया गया था कि द्वैध शासन की शुरुआत देखिए यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत की गई थी। अब बात करते हैं कि यही नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य का भी अंत कर दिया गया। किसका अंत कर दिया गया? मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। मतलब अब कोई मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी ये घटनाएं घटित हुई थी। फिर बात करते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का अंत किया गया। अब बात करते हैं जो ब्रिटिश क्राउन थी उसने एक पद को बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो कंपनी में जो पद था उसका नाम था गवर्नर जनरल। अब वो गवर्नर जनरल का जो पद था, अब वो क्या बन गया? वायसराय। ये देखिए गवर्नर जनरल पद अब क्या कहलाने लगा? वायसराय कहलाने लगा। वायसराय। और ये वायसराय के पद पर बैठने वाला जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये लॉर्ड कैनिंग था।
इसका मतलब है कि ये सभी बिल ब्रिटिश क्राउन द्वारा लाए गए थे। आपको इसी तरह से एरो आई समझना है। यदि पीसीएस में क्वेश्चन कभी द्वैध शासन का अंत देता है, तो कभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलर देता है, ये सभी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीसीएस के भी एग्ज़ाम को यहाँ से कवर कर सकते हो। मतलब कि 1 नवंबर, देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या क्या इससे घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले इलाहाबाद में ये हुआ था 1 नवंबर जो है 1858 को बिल पारित हुआ ब्रिटिश क्राउन द्वारा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है समाप्त हो गई। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होते ही जो है यहाँ पर एक चीज़ें और देखने को मिला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया गया। अब बात रहती है कि द्वैध शासन जो चलता आ रहा था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर अब व्यवस्था सीधे ब्रिटिश ताज भारत पे शासन करने लगा। अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा, जो कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन बैठा। ठीक है, तो इतनी कहानी 1858 अधिनियम में रही है। इतने पॉइंट से आप 1858 अधिनियम को कवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बदलाव देखने को मिला। मतलब भारत में एक सचिव का पद दिया गया। दरअसल ब्रिटिश क्राउन क्या किया कि भारत में एक सचिव का पद, दरअसल होता है ना, जैसे आप देखेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार, तो मॉर्ले यहाँ का वायसराय था, जो मिंटो था वो सचिव था। इसका मतलब है कि सचिव, सेक्रेटरी का पद, सचिव मतलब सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी का पद भारत में कब से सृजित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन, मतलब 1858 जो आपका भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत इसे शुरू कर दिया गया था। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर दिए शॉर्ट में। बहुत अच्छे से आप यदि थोड़ा सा भी समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा आपका अगला पॉइंट हो जाएगा, ये देखिए 1861, यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पर जो परिषद था वो भी ब्रिटिश क्राउन ने ही पेश किया था, जिसे हम लोग बोलते थे परिषद अधिनियम। ये देखिएगा परिषद अधिनियम 1861। ये इसलिए परिषद अधिनियम कहलाया कि इसमें जो जो ज़रूरत हमें समझ में आई उसे वायसराय ने लागू करवा दिया। अब देखिए इस परिषद अधिनियम में क्या क्या लागू किया गया। एक तो लागू किया गया पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था। हालांकि पोर्टफोलियो व्यवस्था पहले ही आ गया था। कब आया था, 1859 में ही आ गया था, और इसे यहाँ पर लेकिन लागू किया गया इस अधिनियम द्वारा। दूसरी बातें करते हैं कि अब यहाँ पर कह सकते हैं विभागीय प्रणाली ला दी गई, विभागीय प्रणाली ला दी गई। ये विभागीय प्रणाली परिषद अधिनियम ने लाया था। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर भारत में बजट व्यवस्था शुरू कर दिया गया। बजट व्यवस्था प्रारंभ कर दिया गया। जैसे बजट पेश करना जो होता है ना, बजट व्यवस्था को पेश करना यहाँ से प्रारंभ कर दिया गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग इसी अधिनियम ने भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। हालांकि उच्च न्यायालय इस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, लेकिन 1862 में उच्च न्यायालय कब बना, 1862 में 3 स्थानों पर बना। एक कलकत्ता था, दूसरा मद्रास और तीसरा मुंबई था। इसका मतलब है कि 3 जगहों पर उच्च न्यायालय जो बने वो इसी अधिनियम की देन थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब यदि परिषद के पास कोई बैठक न हो तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किसको दिया गया, ये शक्ति वायसराय के हाथ में चली गई, वायसराय के हाथ में चली गई। तो ये अधिनियम ने वायसराय के हाथ में भी ये पावर दे दिया कि इस अधिनियम के तहत वायसराय क्या कर सकता था कि अध्यादेश जारी कर सकता था। अच्छा, अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, जब कोई जो है सदन
चालू नहीं होता है, और कोई विशेष कह सकते हैं कानून बनाना होता है। और अध्यादेश द्वारा बनाया गया जो कानून होता है, वाकई में अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून कितने समय के लिए मान्य होता है? 6 माह के लिए। अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून केवल 6 माह के लिए मान्य होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो 1861 अधिनियम था उसमें 3 भारतीयों, परिषद में 3 भारतीयों को भी चुना गया था। ये देखिए, 3 भारतीय को परिषद में चुना गया था। जो परिषद थी उसे चुना गया। अच्छा, ये 3 भारतीय कौन कौन से थे, इनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 3 भारतीय में देखिए, ये जो 3 वाला पॉइंट दे रहा है, ये देखिएगा 1 2 3। एक थे बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला के राजा, तीसरा थे आपका, जो तीसरा व्यक्ति था इनका नाम था दिनकर राव। मतलब कि 3 व्यक्ति को वहाँ पर चुन लिया गया किसी भारतीय। तो यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन देता है कि भारतीयों को परिषद में चुनने का जो प्रावधान पहली बार कब आया था? तो पहली बार आपका परिषद अधिनियम 1861 में पहली बार ये पावर दिया गया था कि भारतीय भी परिषद में चुने जाएंगे और अपनी बातों को रख सकते हैं। पहली बार बजट पेश करने की व्यवस्था किस अधिनियम ने लाया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब देखिए, विभागीय प्रणाली जब लागू की गई तो अलग अलग विभाग बनाया गया, और बजट व्यवस्था जब शुरू की गई तो इनकम को इकट्ठा करने के लिए आयकर लागू किया गया। इसका मतलब है कि सबसे पहले बजट व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी कर लाया गया था? आयकर लाया गया था। ये कर कब लाया गया था? 1861 में इस कर को सबसे पहले लाया गया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। पीसीएस हो, आरओआरओ हो, एसआई हो, या कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझेंगे तो शायद आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं। दूसरी बातें देखिएगा कि और क्या क्या पॉइंट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा 1861 अधिनियम। अब बात करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 1892 जो परिषद था, इसको देखने, जो परिषद अधिनियम 1892, जो परिषद अधिनियम था 1892, इसको हम लोग रेखीय विधि से पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप नोट्स कम बनाते हैं, मैटर ज़्यादा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में पूरा आएगा, बस अच्छे से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आगामी पीसीएस हो, आरओआरओ हो, उनके लिए हम लोग, या कह सकते हैं यूपीएसआई हो, इनके लिए हम लोग आसानी से इस मैटर से कवर कर सकते हैं। तो याद देखिएगा, यहाँ पर परिषद अधिनियम, इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पेश की गई। तो याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई थी। ये देखिए, भारत में यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका मतलब है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है भारत में इसी परिषद अधिनियम द्वारा जो है किया गया था, जिसे हम लोग परिषद अधिनियम 1892 कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिर दूसरी बातें हम लोग, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरी बातें, जो बजट था, मतलब जो हमारा बजट था, उस पर अब हम लोग क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि गैर सरकारी बजट पर जो है कह सकते हैं, ये देखिएगा, गैर सरकारी
बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अब गैर सरकारी मतलब जानते हैं, जो सरकार का नियमों को उल्लंघन ना करे, बल्कि वो इस बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था जो किसमें हो, सार्वजनिक हो। सार्वजनिक मतलब जो सार्वजनिक हित के लिए जो बजट दिया जाता था उसे सार्वजनिक बजट कहते थे, और इसी बजट के तहत प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर गैर सरकारी बजट उसी को कहा जाता है, ये पावर इसी बजट के तहत दिया गया। अब हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते थे। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर हमें पूरक प्रश्न पूछने का गैर सरकारी बजट में अधिकार दिया गया था, ये प्रावधान इसी के तहत किया गया था। मतलब इस अधिनियम ने दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखी, एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, और दूसरा गैर सरकारी बजट पर पूरक प्रश्न या प्रश्न पूछना और का अधिकार, लेकिन सार्वजनिक पर यह दिया गया था, बल्कि गैर सरकारी पर मतलब सार्वजनिक पर, सरकारी बजट पर हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, ऐसा प्रावधान इसमें दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अधिनियम 1919 है, इसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक करते हैं। रेगुलर हम लोग अपने एक एक वीडियो के द्वारा जो है पूरे के पूरे संविधान को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।